So good morning guys. Chapter number 20 narration, that is direct and indirect speech will be studying today. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या चीज़, पहले इसके बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो है वो नरेशन का, इनकी बातचीत करने का वो मोड होता है जिसमें जो स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उनको एज इट इज़ रिप्रेजेंट किया जाता है, सेम वर्ड्स को बिना किसी बदलाव के, बट उनको एक कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको रखा जाता है। यानी कि जब आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को जब आप लिखते हो और उस बात को आप उसी के शब्दों में, जो शब्द उन्होंने कहे थे वैसे सेम टू सेम शब्दों में वहाँ पर लिखते हैं, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं और इसी को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है देन वी कैन से इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट स्पीच, उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम इसके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर समीरा सेड आई लव टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर डॉक्टर समीरा के शब्दों को सेम टू सेम एज इट इज़ बिना किसी चेंज के दर्शाया गया है। डॉक्टर समीरा ने कहा आई लव टू डू दिस वर्क। तो ये आई लव टू डू दिस वर्क किसने कहा, ये डॉक्टर समीरा ने कहा। तो वो सेम शब्दों को हम बिना किसी बदलाव के यहाँ रख रहे हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म योर फादर दैट आई वॉन्ट टू सी हिम, द टीचर टोल्ड मी। तो टीचर ने मुझसे कहा कि प्लीज़ अपने फादर को इन्फॉर्म कर देना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो टीचर के वर्ड्स को भी एज इट इज़ ही दर्शाया गया है। देन here again it is said Dvijen asked me could you please open the door for me। अब सेम टू सेम शब्द यहाँ पर फिर से दर्शाए गए हैं, बस इसकी पहचान ये रहती है कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि तीनों जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का उपयोग किया गया है, जो बताता है कि ये सब डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। Now the sentences given on the previous page, the mode of narration shows the direct speech as directly delivered by the speaker. This mode of narration is called direct speech। यानी कि डायरेक्टली डिलीवर किए गए, यानी कि उन शब्दों में बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है, उनको एज इट इज़ जैसे वो स्पीकर ने कहे थे वैसे के वैसे ही वो आगे पेश किए गए हैं। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसमें द स्पीकर इज मैंशनड, व्हाट द स्पीकर एग्जैक्टली सेड इज गिवन विद इन कोटेशन मार्क। यहाँ पर स्पीकर का नाम दिया जाता है कि स्पीकर कौन है, यानी कि द टीचर सेड, तो टीचर यहाँ पर स्पीकर है, और कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको रखा जाता है। द फर्स्ट वर्ड विद इन द इन्वर्टेड कॉमास बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। तो इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा पे पहला जो शब्द रहता है, पहला जो अल्फ़ाबेट रहता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विद इन कोटेशन मार्क आर नोन एज रिपोर्टेड क्लॉजेज। और जो शब्द कोटेशन मार्क यानी कि कॉमा के अंदर रहते हैं इन्वर्टेड कॉमास के, उनको कहा जाता है रिपोर्टेड क्लॉजेज। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया एक और, कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हो। तो आप देख रहे हैं पूरे का पूरा जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, तो इसको हम रिपोर्टेड क्लॉज भी कह सकते हैं। द वर्ब दैट टेल्स अस अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज नोन एज द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब और द रिपोर्टिंग वर्ब। तो वर्ब जो हमें एग्जैक्ट वर्ड्स बताता है स्पीकर के द्वारा कहे गए, यानी कि जो भी शब्द स्पीकर ने कहे वो सेम टू सेम, वो एग्जैक्टली द सेम वर्ड जब हमें पता लगते हैं तो जो वर्ब हमें वो बताता है उसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ब या फिर रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब्स सच एज सेड, टोल्ड एंड आस्क्ड आर इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स। तो ये तीनों जो हैं, अब देखते हैं आप लोग की सेंटेंस के अंदर लिखा जाए द टीचर सेड, राम सेड, XYZ टोल्ड एट्सेट्रा। तो सेड, टोल्ड और आस्क्ड ये शब्द जो हैं इनको हम इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें पूरी जानकारी देता है। आगे है हमारा टॉपिक, इसी का एग्जाम्पल दिया गया है जी। द कॉमा इज यूज टू सेपरेट द कोटेड स्पीच एंड द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। और आपको पता है कि इंट्रोड्यूसिंग वर्ब जो है उसको और स्पीच, कोटेड स्पीच को अलग करने के लिए, यानी कि आप देखते हैं कि डॉक्टर समीरा सेड, तो यानी कि इसको डॉक्टर समीरा सेड, यानी कि ये यहाँ पर क्या है इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, और ये क्या है, ये है हमारा क्लॉज। तो इंट्रोडक्टिव
इंट्रोड्यूसिंग वर्ब और इसको क्लॉज को जो है अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉमा का यूज़ करते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये तो इन्वर्टेड कॉमा जो है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर एक और कॉमा दिया जाता है। द कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द क्वार्टेड स्पीच व्हेन इट प्रीसीड्स द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स। कॉमा जो है वो क्वार्टेड स्पीच के बाद में लगता है व्हेन इट प्रीसीड्स द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। अब कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेड जो है, यानी कि यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग वर्ब जो है पहले दिया गया है तो उसके बाद कॉमा आ गया। लेकिन कुछ केसेस के अंदर इंट्रोडक्टिव वर्ब यानी कि इंट्रोड्यूसिंग वर्ब जो है वो पीछे दिया जाता है, तो उस केस के अंदर कॉमा पीछे आता है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि वर्ब है, इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, वो पीछे दिया गया है और पूरा जो सेंटेंस है, कोटेड स्पीच जो है वो आगे दी गई है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कॉमा जो है वो पीछे यहाँ पर लगाएंगे। यानी कि ये और ये दोनों चीज़ें आप जो देख रहे हैं, कोटेड स्पीच और इंट्रोडक्टरी वर्ब, इनको अलग करने के लिए हमें कॉमा का उपयोग करना पड़ता है, और वो वहीं लगता है जहाँ ये दोनों अलग होते हैं। यानी कि अगर स्टार्टिंग में है और जैसे ये ख़त्म होगा तो उसके बाद कॉमा आ जाएगा, लेकिन अगर पीछे जाता है तो ये कोटेड स्पीच के ख़त्म होते ही लग जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, सर्कल द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द रिपोर्टेड क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आप जो रिपोर्टेड क्लॉजेज हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है और वर्ब्स को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुन्नू आस्क्ड चुन्नू, तो यहाँ पर आस्क्ड जो है वो यहाँ पर वर्ब का काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, एंड आगे जो दिया गया है ये पूरे का पूरा जो है दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टेड क्लॉज। सो इसको आप पूरी एक्सरसाइज को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने डायरेक्ट स्पीच के बारे में जान लिया है, अब इनडायरेक्ट स्पीच जान लेते हैं वो क्या है। डॉक्टर समीरा expressed her love for that work. Dr. Samira said that she loved to do that work. The teacher asked me to inform my father that she wanted to see him. तो ये जो सब सेंटेंसेस हमने जो देखे, जो हमने पीछे सेंटेंसेस देखे थे वो डायरेक्ट स्पीच में थे, डायरेक्ट फॉर्मेट में थे। तो यहाँ पर ये सब जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं भी कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कारण से ये शब्द जो हैं सबके सब ये सेंटेंसेस जो हैं ये इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे सामने रखे गए हैं। The mode of narration in which a person reports the verbal communication between two or more people is known as indirect speech. Here the meaning of the speech alone is conveyed, the actual words of the speaker are not reported. अब indirect speech में हमें पहली बात तो इसकी निशानी यही रहती है कि यहाँ पर inverted commas नहीं होते हैं। दूसरा यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो स्पीकर के जो वर्ड्स थे वो सेम टू सेम सामने रखे जाते हैं, सेम टू सेम एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज। लेकिन इस केस के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में वो सेम टू सेम वर्ड्स नहीं रखे जाते हैं, जो मैसेज होता है वो कन्वे किया जाता है, यानी कि उस बात को आगे पहुंचाया जाता है, लेकिन वर्ड्स को चेंज करके। बात वही रहती है लेकिन वर्ड्स को चेंज किया जाता है। The above sentences, the mode of narration shows the speech as reported by someone. This mode of narration is called indirect speech. तो ऐसी मोड जो रहती है नरेशन की जो कि किसी और के द्वारा कही जाती है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि कहा किसी और के द्वारा गया था लेकिन उसको दर्शाया किसी और ने है और अपने शब्दों में दर्शाया है, जिसका मतलब नहीं बदला गया है लेकिन वो सेम टू सेम चीज़ें ही रखी गई हैं। The quoted speech is not placed within quotation marks but made a part of the main sentence. अब इसकी दूसरी पहचान इनडायरेक्ट स्पीच की यह है कि कोटेड स्पीच जो रहती है वो कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में नहीं रखी जाती है, बट वो एक ही सेंटेंस का पार्ट बन जाती है। Since the quoted speech is no longer treated as a separate utterance, the first words in the quoted speech are not written in capital letters. तो जैसे कि हमने देखा था कि पहले केस के अंदर डायरेक्ट में क्या था कि वो दोनों सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स थे, जिस कारण से जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के जो वर्ड्स थे उसको हमने कैपिटल से शुरू किया गया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए हर जगह पर वैन का डब्ल्यू, यू का यू, डोंट का डू का डी जो है कैपिटल में रखा गया है। लेकिन इस केस में आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है बीच में कैपिटल नहीं दिया गया है।
नो कॉमा इज यूज बिफोर द कोटेड स्पीच, और कोटेड स्पीच से पहले कोई कॉमा का उपयोग भी नहीं होता है। सम मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड while changing from direct speech to indirect speech in terms of pronoun। अब कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं यहाँ पर, क्या किए जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। अब वो मॉडिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं, जस्ट क्या हो, वो चेंजेस जो हैं सबसे पहले हम प्रोनाउन में बदलाव करते हैं। प्रोनाउन मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, आई को हमने ही में चेंज कर दिया, तो हम एग्जाम्पल अगर पीछे देखेंगे तो हमको पता लगेगा। जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम्पल हम दूसरा उठा लेते हैं, चलिए, डॉक्टर समीरा एक्सप्रेस्ड हर लव, या फिर डॉक्टर समीरा सेड दैट शी लव टू डू दैट वर्क। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि डायरेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, डॉक्टर समीरा सेड, एक बार आप उस पर नज़र मार सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, डॉक्टर समीरा सेड आई लव टू डू दिस वर्क। यहाँ पर डॉक्टर समीरा जो कि एक लेडी है, तो यहाँ पर आई दिया गया है, उन्होंने कहा कि आई लव टू डू दिस वर्क, मुझे ये वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आई जो है वो बन जाएगा शी। क्यों शी बन जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है, यानी कि ये जो है ये एक लेडी का नाम, अगर यहाँ पर किसी पुरुष का नाम होता, मेल होता, तो यहाँ पर ही हो जाता, एट्सेट्रा। तो ये इस प्रकार से पहला चेंज यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे चेंजेस की, वो भी यहाँ पर आएंगे। देखिए, आई जो है वो ही में बदल जाता है, उसी प्रकार से आई को हम शी में भी बदल सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर लड़की है तो ही, अगर आई जो है वो लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी लगेगा। अब थर्ड सेंटेंस इसमें ये रहता है, यू इज़ चेंज टू आई। अगर यू दिया गया है तो वो आई हो जाएगा, और मी दिया गया है तो हिम हो जाएगा। ये चेंजेस ये आपको याद रखने हैं। देयर इज़ नो रूल कि ये कैसे हुआ, बट दीज आर द changes that you have to do or make in the sentence while changing it from direct to indirect। अगर डायरेक्ट में आई दिया है तो वो ही हो जाएगा, अगर मेल है। अगर लड़की है, फीमेल है, तो शी हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट के अंदर यू दिया गया है तो यू का आई हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट में मी है तो इनडायरेक्ट में बदलते वक्त वो हिम हो जाएगा। तो एक टेबल आपको तैयार करना है जिसमें ये सब लिखना है। दूसरा, पोजेसिव एडजेक्टिव इन सेंटेंस 2, योर इज चेंज टू माई। योर होगा, जो योर मतलब वो अगर आपसे बात कर रहा है तो योर होगा, तो योर को बदल के हम कर देंगे माई, क्योंकि सेंटेंस में भले लिखा जाएगा योर, इज इट योर बुक, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो इज इट योर की जगह माई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योर की जगह माई, मुझसे बात की जा रही है। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात की जाए, दिस इज चेंज टू दैट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो दिस जो होता है वो दैट में बदल जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि दिस दैट में बदलेगा, योर का माई, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं हम टेंसेस की तरफ। द प्रेजेंट टेंस ऑफ द quoted speech in sentence 1 and 2 is changed to past tense in the indirect speech। love becomes loved, want becomes wanted। यहाँ पर जैसे love है वो loved हो जाएगा, want जो है वो wanted हो जाएगा, यानी कि जो टेंस है वो बदल जाएगा पास्ट में। तो टेंसेस भी बदलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा दिया गया है। तो टेंस जो है वो बदलेगा। इसको सिंपली आप देखिए, लव का लव्ड हो जाएगा, यानी कि पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, वांट का वांटेड, सिंग का सैंग हो जाएगा, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको फॉलोअप करनी है ताकि आप जब चेंज करते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो मिस्टेक ना हो पाए। A conjunction is used to join the quoted speech to the main sentence। Dr. Samira said that she loved to do that work। Dwayne asked me whether I could open the door for him। तो यहाँ पर एक कंजक्शन का भी उपयोग किया जाता है जो कि कोटेड स्पीच को मेन सेंटेंस से जोड़ने में मदद करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर समीरा सेड दैट, तो ये दैट वर्ड जो है इट कैन बी कंसिडर्ड, वी कैन से कि वो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरे में आप देख सकते हैं वेदर जो है, ये वर्ड जो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इन सेंटेंस 2 विच इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैज़ द फॉलोइंग चेंजेस। द ऑक्सिलरी इज नॉट प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो इसमें ऑक्सिलरी जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो रहता है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाया गया है। अब फुल स्टॉप इज यूज इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक फुल स्टॉप का यूज होता है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। द्वेन आस्क्ड मी
कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर हमने इसके बारे में मैं आपको डिटेल एक वीडियो और दूंगा जिसमें आप आसानी से इसमें देख सकते हैं कि आप कैसे कहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको कैसे बदलना है, अगर असर्टिव सेंटेंस है उसको कैसे बदलना है। तो ये एक वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और दे दूंगा जिसमें आपको ये रूल्स जो हैं और आसानी से आपको समझ में आ सकें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। तो ये आपको वहाँ पर समझाऊंगा मैं कि किस प्रकार से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह का होता है, एक होता है WH टाइप और एक होता है येस नो टाइप। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो हमको मिलेगा वो येस नो में मिलेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हो। तो हम आंसर ये हाँ या ना में देंगे, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम कहेंगे WH टाइप। और जब जो येस नो टाइप, तो येस नो टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने वेदर का यूज़ किया है, then ask me whether I could open the door for him। अब कुड जो है, कुड का कुड रहा, यू की जगह आई हो गया, क्योंकि ये आपसे बात की जा रही है। जैसे हमने पीछे रूल में देखा तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फोर का फोर ही रहेगा। लेकिन मी मतलब हिम, क्योंकि जो बोल रहा है उसकी बात की जा रही है। दिवेन ने क्या कहा था कि मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो आप, तो मेरे लिए यानी कि यहाँ पर मी कौन है, ये व्यक्ति है। और यहाँ पर मी अगर ये एक मेल है तो इसकी जगह पर हिम लगेगा, अगर यहाँ पर कोई लड़की होती तो यहाँ पर हर हो जाता। तो इस प्रकार से ये रूल अप्लाई होगा। We are going to see the changing of the tense of the reporting verb in indirect speech। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं चेंज तो क्या बदलाव आते हैं टेंस के अंदर, वो यहाँ देखेंगे। Some modification may be necessary regarding the sentence regarding the tense when the narration of the sentence is changed from direct to indirect speech। तो क्या बदलाव आते हैं वो यहाँ पर हमारे सामने दिए गए हैं। तो एक टेबल दिया गया बहुत अच्छा सा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। हम बात करते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सो इफ इट इज इन सिंपल प्रेजेंट देन जो कोटेड स्पीच है यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच, ये जो कॉलम है ये आपका डायरेक्ट स्पीच वाला है। इसमें क्या होगा, द टेंस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब एंड द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज। तो अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर इंट्रोड्यूसिंग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो इंट्रोड्यूसिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब है उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ दिया गया, रीटा सेज आई लव माई वर्क। रीटा ने कहा आई लव माई वर्क, मुझे अपने काम से बहुत ही प्यार है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है। और इसको हम बदलेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में। तो रीटा सेज, अब देखिए इंट्रोड्यूसिंग वर्ब जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। आप यहाँ देख सकते, दिस इज द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो रीटा सेज का रीटा सेज ही रहा। और आपको पता है जब हम रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कॉमास जो है, इन्वर्टेड कॉमास, इनको हटाकर हम इसकी जगह लगाते हैं दैट। क्या लगाते हैं, दैट, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आई लव माई वर्क, तो आई कौन है यहाँ पर, रीटा, यानी कि एक लड़की है, तो आई का हो जाएगा शी। देन लव माई वर्क, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर लव जो है वो सेम टू सेम रहेगा, बट जैसा कि यहाँ पे सिंगुलर था, आई था, तो आई के साथ लव आया, तो यहाँ पर सिंगुलर है वो भी, खैर आई के साथ लव आया बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट स्पीच, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है शी, तो लव्स हर वर्क। अब यहाँ पर माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, वर्क का वर्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर लव जो है उसको हम लव्स लिखेंगे। रीटा सेज दैट शी लव्स हर वर्क, तो यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे, सेम टू सेम ही रहेगा, यानी कि लव का सेकंड फॉर्म नहीं आया है। अनचेंज का मतलब यहाँ पर एस जरूर लगा है, लेकिन लव्ड यानी कि फॉर्म इसका चेंज नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि वर्ब का फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। तो दूसरा जो है इसमें वो है सिंपल फ्यूचर। The tense of the introducing verb and the verb in the reported speech remain unchanged। अब यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि अगर सिंपल फ्यूचर है तो इस केस के अंदर भी इंट्रोड्यूसिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो अनचेंज रहेंगे, यानी कि ये दोनों रूल सेम है। अगर ये है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर तो कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रीटा विल से आई लव्ड माई वर्क। अब रीटा विल से कहेगी, यानी कि ये सिंपल फ्यूचर हो गया, आई लव्ड माई वर्क, तो ये सिंपल फ्यूचर है ये। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है इसको हम सिंपल पास्ट में गिन सकते हैं, लेकिन ये तो सिंपल फ्यूचर है। तो इसको बदलते वक्त भी हमने जैसे कहा कि कोई भी बदलाव नहीं आएगा इंट्रोड्यूसिंग वर्ब के अंदर। तो यहाँ देखिए
रीटा विल से, तो ये सेम टू सेम नीचे आ गया रीटा विल से। और इन्वर्टेड कॉमर्स को और हमेशा जब भी आप हटाते हैं तो वहाँ पर दैट लग जाता है, ये तो कंपलसरी है। तो रीटा विल से दैट, आई की जगह पर शी बिकॉज रीटा है गर्ल, और लव्ड जो है वो लव्ड का लव्ड ही आ गया। माई की जगह पे हर आएगा और वर्क का वर्क, लेकिन यहाँ पे लव्ड जो था वो सेम टू सेम हमने नीचे उतार दिया, यानी कि चेंज नहीं आया है। दैट डजंट मीन कि भाई हमने लव्ड का काट के लव कर दिया है, लव्ड का सेकंड फॉर्म था वो सेम टू सेम हमने वही लिख दिया उसका पास्ट फॉर्म ही। तो इन दोनों केसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, द टेंस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब एंड द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही होगा। रीटा हैज सेड आई लव माई वर्क, तो यहाँ पर हैज सेड है, ये नहीं देखना है हमको कि इसमें कौन सा टेंस है, हमें ये देखना है कि यहाँ कौन सा टेंस है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, रीटा हैज सेड। तो यहाँ पर अब जैसे हमने देखा कोई बदलाव नहीं आएगा, तो अगेन सेम टू सेम एवरीथिंग। रीटा हैज सेड सेम आ गया, देन कॉमर्स हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने दैट लगा दिया, देन आई लव माई वर्क की जगह पर हो गया शी लव्स हर वर्क, माई का हर हो जाएगा यहाँ पर। चौथा जो है वो है सिंपल पास्ट। यहाँ पर भी आप देखेंगे द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, यहाँ पर बदलाव आएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर बदलाव आएगा। कैसे? रीटा सेड आई लव माई वर्क, अब आएगा रीटा सेड दैट। अब ये तो देखिए सेम टू सेम आ गया, रीटा सेड और आगे दैट आएगा आई, आई की जगह पर शी, लव का हो जाएगा लव्ड, माई वर्क की जगह हर वर्क। तो रीटा सेड दैट शी लव्ड हर वर्क, तो यहाँ पर चेंज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। अगला है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या करना है हमको, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस, यहाँ भी चेंज आएगा, लेकिन क्या चेंज आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज ये देखिए ये तो पास्ट में ही जाएगा, क्योंकि जो शब्द लेखक के द्वारा यानी कि जो नरेटर ने कहे थे उसको बाद में सेम टू सेम वे में दर्शाया जा रहा है इनडायरेक्ट में, थोड़ा मीनिंग विल बी सेम बट वर्ड्स विल बी चेंज मे बी, तो उसका टेंस चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो पास्ट में ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रीटा सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, तो यहाँ पर रीटा सेड है, क्या है यहाँ पर रीटा सेड, तो ये भी पास्ट है सिंपल पास्ट। तो हम क्या करेंगे, रीटा सेड दैट आई एम एंजॉइंग माई वर्क। आई एम कौन है यहाँ पर, रीटा, तो इसलिए आई एम की जगह पे हो जाएगा शी एम। एम जो होता है इस केस के अंदर वॉज वर्ब में बदल जाता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आई जो है आई का शी हो गया, आई एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो है हमारा एम, यहाँ पर एम की जगह इज भी हो सकता था, आर भी हो सकता है एटसेट्रा। तो आई है इसलिए एम है, साथ में ही शी होता है या किसी का नाम होता तो उसके बाद आर इज भी हो सकता था एटसेट्रा। तो ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर वॉज वर्ब का उपयोग करना है, क्योंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं इसको, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा शी वॉज एंजॉइंग हर वर्क, शी वॉज एंजॉइंग हर वर्क, लेकिन यहाँ पर शी है इसलिए वॉज आया। अगर यहाँ पर कुछ अलग ज़्यादा लोग होते हैं यानी कि प्लूरल होता तो वर होता, दैट दे वर एंजॉइंग देयर वर्क, तो हर माई का यहाँ पर देयर हो जाता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या करेंगे, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस, इसमें भी बदलाव होगा, लेकिन किस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट से वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो रीटा सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो रीटा सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो देखिए यहाँ पर रीटा सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो जो हैव होगा वो किस में बदल जाएगा, हैड में। तो एवरी टाइम व्हेन यू चेंज सिंपल पास्ट हो और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर हैज़ है, ऊपर यहाँ पर हैज़ भी हो सकता है, यहाँ पर हैज़ भी हो सकता है, अगर यहाँ पर ही होता तो हैज़ होता, आई है तो हैव है यहाँ पर, तो उसी प्रकार हैज़ हैव की जगह पर यहाँ पर हो जाता है हमारा हैड। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। आगे हम देखते हैं सिंपल पास्ट एक और, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस, सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। देखिए कैसे, रीटा सेड आई एंजॉयड माई वर्क, रीटा ने कहा मैं अपना काम बहुत एंजॉय करती हूँ, आई एंजॉयड माई वर्क। अब यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट है, अब इसको कैसे बदलेंगे, रीटा सेड दैट शी हैड एंजॉयड हर वर्क, यानी कि एंजॉयड जो है उसके जगह पर हो जाएगा हैड एंजॉयड, यानी कि
आई का तो शी हो जाएगा, आपको पता है जैसे हम पीछे सेंटेंसेस में करते आ रहे हैं। रीटा सेड दैट, कॉमा के हटाने के लिए हमने दैट लगाया, आई की जगह पर शी हो गया। एन्जॉयड हर वर्क, वो चेंज हुआ हमारा ये प्रोनाउन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एन्जॉयड यानी कि सिंपल पास्ट था, और ये जो है सिंपल पास्ट है तो इसमें हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा हैड एन्जॉयड, तो हैड लग जाएगा इस केस में। आगे हमारा मॉडल सच एज शल, विल, कैन, मे, ये जो है शल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। देखिए रीटा सेड आई शैल वर्क, आई शैल वर्क, देखिए यहाँ पर मॉडल आया हुआ है शैल, तो रीटा सेड दैट, आई की जगह पे शी शुड, शी वुड वर्क, शी शुड वर्क, ठीक है, तो शी शुड वर्क या शी वुड वर्क। दूसरा रीताज फादर सेड शी कैन वर्क, कैन का कुड हो जाएगा यहाँ पे, रीताज फादर सेड दैट शी कुड वर्क, ठीक है, ये तो सेम टू सेम, देखिए पूरे का पूरा हमने नीचे उतारा सेम टू सेम, देन कॉमास हटाने के लिए हमने दैट लगाया, शी कैन वर्क, शी दिया गया तो शी का शी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से रीटा की जगह पर उन्होंने शी दिया हुआ है, यानी कि उसकी जगह पर प्रोनाउन पहले से दिया गया है। अगर यहाँ पर आई होता तो शी होता है, यहाँ पे शी कैन वर्क तो शी कुड वर्क, तो कैन की जगह पर कुड हो गया, तो इसी तरीके से मे दिया हो तो उसकी जगह माइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट, इसमें पास्ट परफेक्ट रिमेन्स अनचेंज, इसमें पास्ट परफेक्ट जो होगा वो चेंज नहीं होगा। Rita's father said she had finished her work. Rita's father said she had finished her work. Rita's father said that she had finished her work. देखिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये सेम टू सेम हमारा पूरे का पूरा आ गया। इसके बाद कॉमास हटाने के लिए हमने दैट ऐड किया और आगे शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो एवरीथिंग रिमेन्स अनचेंज, सिर्फ हमने कॉमास हटाने के लिए वहाँ पर दैट लगा दिया। आगे देखते हैं हम लोग सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ रिमेन अनचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस इज अ एक्सेप्शन कि अगर कहीं पर हैबिचुअल एक्शन यानी कि हैबिट्स के बारे में बताया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, तो उस केस के अंदर यानी कि कोई प्रोवर्ब भी दिया हो, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कोई प्रोवर्ब, यानी कि कोई कहावतें जो होती हैं जो कि सदा से चलती आ रही हैं और वो कभी बदलती नहीं हैं, तो ये जो कहावतें प्रोवर्ब्स हैं वो भी हों, तो इस केस में भी कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कि लिखा हुआ देखिए, रीटा सेड आई वर्क फॉर दिस कंपनी, ठीक है, यहाँ पर उसने अपनी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया कि मैं इस कंपनी के लिए काम करती हूँ। रीटा सेड दैट शी वर्क्स फॉर दैट कंपनी, अब यहाँ पर दिस कंपनी का दैट कंपनी तो होगा ही, क्योंकि दिस का दैट होना, बाकी वर्ब में कोई चेंज नहीं आया है, आई का शी भी करना ही पड़ेगा हमको, शी वर्क्स फॉर दैट कंपनी। वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, रीटा सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो सेम टू सेम हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हैबिचुअल एक्शंस हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर प्रोवर्ब भी दिया हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो आगे एक एक्सरसाइज दी गई है दैट यू शुड ट्राई एंड विल मूव फर्दर। नेक्स्ट इज चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो है उनकी फॉर्म्स कैसे बदलती हैं। द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन द रिपोर्टेड क्लॉज इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रोनाउन की जो फॉर्म्स हैं वो डायरेक्ट में जो यूज़ होती हैं, इनडायरेक्ट में वो बदल जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रीटा सेड आई लव माई वर्क, तो आई का क्या हो गया यहाँ पर शी हो गया और माई का हो गया हर, तो ये चेंज आया। दूसरा देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स पे योर फीस बाय दिस वीक, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, सॉरी यहाँ पर ये पे योर फीस ये एक कमांड है, ऑर्डर है, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें दैट नहीं लगेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर दैट का उपयोग नहीं होता है, तो ये एक कमांड कह सकते हैं हम लोग या एक ऑर्डर कह सकते हैं, तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू पे देयर फीस बाय दिस वीक, यानी कि दिस का दैट हो जाएगा बाय दैट वीक। तो योर जो है वो है यहाँ पर प्रोनाउन, तो उसकी जगह पर यहाँ पर देयर हो जाए, क्योंकि योर जो है ये क्या दर्शा रहा है, स्टूडेंट्स, यानी कि पे योर फीस, यानी कि टीचर स्टूडेंट से कह रही है कि पे योर फीस, यानी कि योर वर्ड जो है वो स्टूडेंट्स को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर योर का हो जाएगा देयर। सो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू पे देयर फीस बाय दैट वीक। अब यहाँ पर दिस का दैट भी होगा, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है।
You said to me you have not replied to my letter. You said to me you have not replied to my letter. You told me that I hadn't. You की जगह पे हो जाएगा I, क्योंकि you आपसे बात की जा रही है तो इसलिए you का I, जैसे हमने पीछे देखा था ये रूल. haven't की जगह पे हो जाएगा hadn't replied to my letter. My letter मतलब to your letter. My मतलब ये व्यक्ति की बात की जा रही है तो your हो जाएगा. He said to me you can keep the book. He said to me, देखिए यहाँ पर he said to me, he और me. he मतलब जो बोलने वाला हो, me मतलब मैं. आप अपने आप को गिन सकते हैं यहाँ पर. He told me that you can. you मतलब I, आपसे बात की जा रही है कि ये इस टाइम पे यहाँ पर आपसे कह रहा है you, यानी कि I can की जगह पे could keep the book. तो यहाँ पर ये प्रोनाउन जो है वो बदलते जा रहे हैं. The teacher said to us, you must carry your mark slips with you. The teacher said to us, you must carry your mark slips with you. A teacher told us that you must मतलब आपकी बात की जा रही है. That we had to carry, you का we हो जाएगा. Must carry यानी कि यहाँ पे had to carry your marks. your मतलब आपकी, तो यहाँ पर हम r लिखेंगे हमारी. you का I होता है ना, वैसे ही यहाँ पर your का r, क्योंकि यहाँ पर v है, इस v के हिसाब से हम लोग यहाँ पर r लिखेंगे. That we had to carry our mark slips with you, नहीं with us, कि हमारी mark slips हमें अपने साथ कैरी करनी है. So this is one of the major, we can say important part of the changes. जो भी हम change करते हैं तो उसका एक important part है कि आप pronouns जो है उसका सही उपयोग करो. I said I love my pet dog. और यहाँ पर ये दोनों ही जगह पर I है और यहाँ पर my है. तो I said that I loved my pet dog, क्योंकि my है तो यहाँ पर आप my का him नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपने ही बारे में बात कर रहे हो पूरे सेंटेंस के अंदर. I said I love my pet dog. I said that I love my pet dog. Now next is the first person singular personal pronoun I in the direct speech is changed into the third person singular pronoun she in the indirect speech. This is because the subject of the reporting verb is the third person. तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, यहाँ पर ये सारे रूल्स यहीं पर अप्लाई होंगे. ये हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स में सब चीज़ें देख चुके हैं कि कैसे आई का शी होगा और वो क्यों होगा. सो दीज ऑल थिंग्स आई एम ओमिटिंग, तो ये मैं आगे नहीं करवा रहा हूँ आपको. यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दी गई है. देन वी आर मूविंग ऑन टू द वर्ड्स. अब हमने प्रोनाउन तो चेंज करना सीख लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम को, प्लेस को और पोजीशन को डिनोट करते हैं, तो उनको भी बदलना हमारे लिए ज़रूरी होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं. While we change a direct speech into indirect speech, we need to change the words that point to टाइम, प्लेस और पोजीशन. यानी कि टाइम, प्लेस और पोजीशन को कोई वर्ड जो दर्शा रहे हैं उनको भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है. कैसे? आई सेड टू माई मदर येस्टरडे. देखिए यहाँ पर येस्टरडे आ गया. आई वॉन्ट टू टेक द डॉग होम नाउ. नाउ मतलब ये समय बता रहे अभी लेके जाना है. येस्टरडे मतलब टाइम, कल. होम, नाउ. येस्टरडे I told my mother that I wanted to take the dog home. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं yesterday I told my mother. I said to my mother की जगह हो जाएगा I told my mother that I wanted to take the dog home now. अब यहाँ पर इन्होंने now को यहाँ पर काट दिया है. यहाँ पर now की जगह पर वैसे यूज होता है then. now की जगह पर क्या यूज होता है? देन वर्ड का यूज़ होता है, जो कि मैंने जैसे आपसे कहा कि एक और वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये रूल्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं. देन दूसरा सेंटेंस है रेफर्स टू द डायरेक्ट स्पीच टेकिंग प्लेस समटाइम अर्लियर, देयरफॉर द वर्ड नाउ इज ड्रॉप्ड. तो यहाँ पर नाउ वर्ड को यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप ही कर दिया है. इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस दैट रिपोर्ट्स द पास्ट इवेंट. यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? आई वॉन्ट टू टेक द डॉग होम नाउ, यानी कि उस समय की बात है और वो समय तो बीत चुका है अभी. ये बात कब की है? कि मैंने मम्मी से कहा था येस्टरडे, यानी कि कल कहा था आई वांट टू टेक द डॉग होम नाउ. और ये नाउ मतलब उसी टाइम लेके जाऊंगा, लेकिन जब हम उसको दोबारा लिख रहे हैं तो येस्टरडे यानी कि पुरानी बात हो गई है, तो नाउ की जगह पे हमने देन जरूर लगा सकते हैं, लेकिन नाउ तो यहाँ पर ड्रॉप ही कर दिया गया है. सो दैट विल ऑल्सो वर्क. नेक्स्ट इज मीनल सैड माई फादर सॉ एन आई स्पेशलिस्ट येस्टरडे. अब यहाँ पर येस्टरडे का यूज़ किया गया. देखिए यहाँ भी येस्टरडे था, यहाँ भी येस्टरडे है. तो मीनल सेड दैट
माई फादर, यानी कि यहाँ पर देखिए माई फादर है मतलब, अब यहाँ पर मीनल को इन्होंने बॉय करके दर्शा दिया देखिए, जबकि मीनल एक लड़की का नाम है। तो मीनल सेड दैट हर फादर, यहाँ पर हर आएगा तो दिस इज अ मिस्टेक आई थिंक। सो हर फादर हैड सीन, सॉ की जगह पे आएगा हैड सीन एन आई स्पेशलिस्ट, ये देखिए सेम। यस्टरडे, यस्टरडे की जगह पे हम लिखते हैं द डे बिफोर, यस्टरडे की जगह पर हम क्या लिखते हैं, द डे बिफोर। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यस्टरडे की जगह हम लिख सकते हैं द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे, ये दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर। तो जो भी वर्ड आपको ठीक लगे वो आप यहाँ डाल सकते हैं, द प्रीवियस डे। चलिए आगे देखें अभी। Sentence 4 refers to a direct speech taking place sometime earlier. Therefore, the word yesterday is referred to as the day before in direct speech. The following table shows some more words denoting time, place and position. तो यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स बताए गए हैं, जैसे कि अगो, अगो का हम लिखते हैं अर्लियर या बिफोर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगो का अर्लियर या बिफोर भी हो सकता है। हेयर का देयर होता है, लास्ट का प्रीवियस होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर। तो यानी कि नेक्स्ट डे मतलब द फॉलोइंग लिखते हैं उसको हम। नाउ को जनरली वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीचेस को ओमिट कर दिया जाता है, नाउ को हटा दिया जाता है, लेकिन अदरवाइज नाउ की जगह पे क्या लगता है, देन। दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, या फिर द डे आफ्टर भी लिख सकते हैं इसमें, द डे आफ्टर भी आ सकता है इसमें। टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, ये दोनों ही एप्लीकेबल रहते हैं। तो ये टेबल आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। नाउ हेयर आर सम मोर एक्सरसाइजेस दैट यू कैन सी एंड ट्राई इट योरसेल्फ। लेट्स सी आगे क्या दिया गया है। यस, चेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है वो देखेंगे हम यहाँ पर। Some changes take place while changing the narration of assertive sentences from direct to indirect. जैसे कि Rita said to Geeta, I'm going home now. ये डायरेक्ट है देखिए, क्योंकि हमें इन्वर्टेड कोमा देख के पता लग गया। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, रीटा टोल्ड गीता। अब यहाँ पर टोल्ड क्यों आया, इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पर सेड टू है। तो जब भी सेड के साथ टू लगाओ, आप दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर सेड के साथ टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेड ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर सेड के साथ क्या दिया गया है, टू दिया गया है, सेड टू, तो इसीलिए यहाँ पर टोल्ड आया। तो रीटा सेड टू गीता, यानी कि रीटा टोल्ड गीता दैट, कॉमर्स हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं। आई एम गोइंग होम नाउ, अब रीता ने गीता से कहा आई एम गोइंग होम नाउ, यानी कि आई कौन है यहाँ पर, रीता, यानी कि वो लड़की है तो शी। एम की जगह पर वॉज वर लगता है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो वॉज आएगा। शी वॉज गोइंग होम, नाउ की जगह पर यहाँ पर देन आएगा, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज़ ड्रॉप्ड, तो यहाँ पर कहा गया कि ड्रॉप कर दीजिए। सो नेवर माइंड, यू कैन ड्रॉप हेयर, बट अदरवाइज यहाँ पर देन आएगा क्योंकि नाउ का देन हो जाता है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए यहाँ पर, रीटा सेड आई एन्जॉय माई वर्क। यहाँ पर सेड की जगह पर साथ में टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड नहीं हुआ। अगर सेड लगाओ तो सेड ही लगेगा, अगर सेड का टू हो तो टोल्ड हो जाता है। रीटा सेड दैट शी एन्जॉयड हर वर्क, दैट आई की जगह पर शी, एन्जॉय का हो जाएगा एन्जॉयड, माई वर्क की जगह पर हर वर्क। सो दिस वे यू कैन चेंज। So sentences 2 and 4 are the indirect speech forms of sentence 1 and 3. The reporting verb of sentence 1 said is changed to told. In sentence 2, as the reporting verb is followed by an object that is Geeta. So यहाँ पर हमने said को change किया है told में. There is no change in the reporting verb in sentence 4 as the verb in sentence 3 does not have an object. अब थर्ड सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इस कारण से फोर्थ सेंटेंस जो हमने लिखा उसके वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट है हमारा द कंजक्शन दैट इज यूज्ड इन बोथ सेंटेंसेस 2 and 4 टू जॉइन द रिपोर्टेड क्लॉज विद द रेस्ट ऑफ दिस। तो दैट का उपयोग तो यहाँ पर होता ही है।
सो दिस इज़ अगेन एक्सरसाइज। और इसके बाद हम एक और देखेंगे टॉपिक यहाँ पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदला जाता है। अब सबसे पहली बात, इंटेरोगेटिव को आपको पहले तो असर्टिव में बदलना पड़ेगा। आप जब इसको बदलते हैं, सबसे पहली चीज़ में कुछ रूल्स ये रहते हैं, ये आपको ऑर्डर में करना होता है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि सेड है, सेड टू है, वॉट जो भी पूछा गया है उसके हिसाब से। जैसे हमने पीछे देखा सेड टू था तो टोल्ड हो जाएगा, सेड है तो सेड ही रहेगा। फिर हम कॉमास हटा के दैट लगाएंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी करनी है कि सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना पड़ेगा असर्टिव में, और लास्ट में इसमें से क्वेश्चन मार्क भी हटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस सेंटेंस में करनी होंगी। तो चलिए देखते हैं पहले एग्जांपल। रीटा सेड टू मी, डू यू एन्जॉय योर वर्क। तो रीटा, अब यहाँ पर आपको इन शब्दों का उपयोग करना है। कौन कौन से? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ये दोनों शब्द यूज होंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना, पूछताछ करना, जानकारी हासिल करना। तो जब हम किसी से पूछते हैं तो उसको इंक्वायरी भी बोलते हैं या फिर आस्क्ड बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ लगानी है। तो यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन सा है। तो उसके हिसाब से आप इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं या फिर आस्क्ड भी। तो रीटा आस्क्ड मी, तो यहाँ पर सेड टू की जगह पर क्या आ गया? आस्क्ड। रीटा आस्क्ड मी। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस दो तरह के होते हैं। तो जो इंटेरोगेटिव है वो होता है दो तरह का। एक होता है येस नो टाइप, जिसका आंसर हमें येस या नो में मिलता है, और दूसरा होता है WH टाइप, यानी कि जहाँ पर हमें विच, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं येस नो टाइप। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, इसका आंसर आप कैसे देख सकते हैं। देखिए, डू यू एन्जॉय योर वर्क, क्या तुम अपना वर्क एंजॉय कर रहे हो? येस या नो में आंसर मिलेगा। तो ये कौन सा हो गया? येस नो टाइप। तो ये येस नो टाइप सेंटेंस हुआ। तो रीटा आस्क्ड मी, तो येस नो टाइप वाले सेंटेंस के अंदर वेदर या इफ़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? दैट की जगह पे वेदर। इसमें कुछ जगहों पे इफ़ का भी यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। वेदर भी चलता है, इफ़ भी चलता है। तो यहाँ पर हमने वेदर का यूज़ किया, दैट नहीं आएगा इन सेंटेंसेस के अंदर। तो रीटा आस्क्ड मी वेदर, डू यू की जगह पर यू मतलब तुम, आई, यानी कि यहाँ पर मेरी बात की जा रही है। डू यू यानी कि मैं, यू क्या होता है? आई एन्जॉयड माई वर्क, योर वर्क की जगह पे माई वर्क। तो एन्जॉयड माई वर्क। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। देखिए, आई एन्जॉयड माई वर्क। दूसरा जो है, आतिफ सेड टू मी, हु आर यू वर्किंग विद दिस समर। अब यहाँ पर इसका जो आंसर है आप येस नो में नहीं देखते। हु आर यू वर्किंग, आपको किसी का नाम बताना पड़ेगा कि आप इस समर में किसके साथ काम कर रहे हो। तो इसको हम कह सकते हैं WH टाइप। कौन सा है ये? WH टाइप। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए वेदर नहीं लगेगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। आतिफ इंक्वायर्ड ऑफ मी, तो सेड टू की जगह पर इंक्वायर्ड ऑफ। तो आतिफ इंक्वायर्ड ऑफ मी हु आई वॉज वर्किंग विद दैट समर। हु आर यू की जगह पे आई वॉज, हु आई वॉज वर्किंग विद दिस समर की जगह दैट समर। तो दिस का दैट होता है, जैसे हमने ऊपर जस्ट देखा था। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त फॉलो करने पड़ते हैं। और इसमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो फुल स्टॉप रहता है वो लास्ट में लगता है, क्वेश्चन मार्क इसमें लास्ट में नहीं लगता है। तो आप इन सब सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था वो बदल गया है फुल स्टॉप के अंदर। तो वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये हैं इसके रूल्स कि किस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट सेंटेंस जो इसमें दिया गया है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जहाँ पर हम कुछ कमांड वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, वो सेंटेंस। तो उसका भी एग्जांपल है यहाँ पर। सुनीता सेड टू मी प्लीज़ क्लोज द विंडो। अब यहाँ पर पूछा गया है, एक रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकती है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर प्लीज़ वर्ड, तो प्लीज़ जो होता है उसके साथ हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं। और जब कोई बड़ा हमसे अथॉरिटी, यानी कि हायर अथॉरिटी, कोई बड़ा ऑफिसर जो हमारी रैंक से बड़ी ओहदे पे काम कर रहा है, अगर वो हमसे बात करता है, कोई ऑर्डर देता है, तो वहाँ पे हम कमांडेड का यूज़ करते हैं। द XYZ कमांडेड, या कमांड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड, और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इस केस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, कमांडेड हो सकता है, एडवाइस्ड हो सकता है, इंस्ट्रक्टेड हो सकता है, बेग्ड हो सकता है, प्लीडेड हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ देख रही है, यहाँ पर प्लीज़ लगा है, तो इसीलिए हमने यहाँ रिक्वेस्टेड लगाया। तो सुनीता सेड टू मी, तो यहाँ पर सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड। सुनीता रिक्वेस्टेड मी प्लीज़ क्लोज द विंडो, तो यहाँ पर
ऐसे सेंटेंस के अंदर दैट नहीं लगता है, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगता है, तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है यहाँ पर टू, तो टू का उपयोग किया जाता है। सुनीता रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द विंडो, बाकी सब सेम आ जाएगा। वैसे ही दूसरा देखिए अभी, द टीचर सेड यू शुड नॉट टॉक वाइल राइटिंग द टेस्ट, तो यहाँ पर टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है, क्लास के अंदर भी आप टेस्ट देते हो उस समय इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो हम इंस्ट्रक्टेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। द टीचर इंस्ट्रक्टेड अस, यानी कि सब पूरी क्लास से बात की जा रही है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड अस नॉट टू टॉक, यहाँ पर भी देखिए टू लगाया गया है, नॉट टू टॉक वाइल राइटिंग द टेस्ट। तो ये जो सेंटेंस है इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और इसमें अस की जगह पर हमने यू जो है उसको ड्रॉप कर दिया है एट्सेट्रा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। and hope fully clear